हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक कॉमन बीमारी है, काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है और ये एक तरह से इम्यून सिस्टम की बीमारी है, ऑटो इम्यून बीमारी है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बीमारी में होता क्या है, ये तो हमें से ज़्यादातर लोग जानते हैं शायद कि इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं बॉडी के, वो इफ़ेक्ट होते हैं। और इस कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, वो क्या करती हैं कि वो हमारी बॉडी की ही कोशिकाओं को टारगेट करना, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। नॉर्मली इम्यून सिस्टम की सेल्स का काम ये होता है कि जब भी कभी बॉडी में कोई बाहर से इन्फेक्शंस वगैरह आएँ तो उन्हें पहचान कर डिस्ट्रॉय करें, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटोइम्यून बीमारियों में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं वो बाय मिस्टेक आप कह सकते हैं, कुछ ऐसी एक अंदर सेटिंग हो जाती है कि वो बाय मिस्टेक बॉडी की ही अपनी ही बॉडी की सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। तो वही चीज़ हो रही है रिमोटेड आर्थराइटिस में। लगभग जो 40% पेशेंट ऐसे होते हैं इसमें कि जिनमें जॉइंट्स के अलावा और भी ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, डैमेज होते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन अफेक्ट हो सकती है, हार्ट अफेक्ट हो सकता है, आँखें, आईज़ अफेक्ट हो सकती हैं, फेफड़े, किडनी, ब्लड वेसल्स, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, हमारी बोन मैरो, बहुत सारी जो बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किन लोगों के अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है कि उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। एक-एक करके अब मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करता हूँ, तो जो एज है व्यक्ति की, उम्र, उसका एक बहुत ज़्यादा प्रभाव है इस चीज़ पे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डेवलप होने पे। तो देखा जाता है कि 30 से 60 के बीच की एज में काफ़ी कॉमनली जो है ये चीज़ डायग्नोस हो सकती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है, आप ये मत समझना कि अगर कोई 30 साल से कम का है तो उसको चांसेस बिल्कुल मिनिमल है, ऐसा नहीं है। बच्चों में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होती है और बुजुर्गों में भी होती है। एक चीज़ ये भी है कि जैसे-जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे चांसेस फिर इंक्रीज़ होते जाते हैं, मतलब चांसेस बढ़ते जाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होने के। तो जो अगला रिस्क फैक्टर है वो है जेंडर। तो अनफॉर्च्यूनेटली जो महिलाएँ होती हैं ना, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होगी। लगभग पुरुषों के बजाय 2 से 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर हम साइंटिफिक डेटा की बात करें तो आप समझिए लगभग 70% जो पेशेंट्स हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, वो महिलाएँ हैं, पुरुष 30% हैं। अब इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं? तो देखा जाता है कि जो महिलाओं के अंदर हार्मोन्स होते हैं, उनका कुछ अलग से प्रभाव होता है इस चीज़ के डेवलप होने का। एस्ट्रोजन जैसे कि एक हार्मोन है जो महिलाओं में प्रमुखता से पाया जाता है। तो ऐसा समझा जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन चूँकि महिलाओं में ज़्यादा लेवल में पाया जाता है, बजाय पुरुषों के, पुरुषों में तो ऑलमोस्ट नगण्य होता है, तो उसका कुछ एक रोल हो सकता है। और एक चीज़ और भी है कि जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं महिलाओं के अंदर, उसका भी अपने आप में कुछ एक इम्पैक्ट हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होने का। तो वो महिलाएँ जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हैं, उनमें, और वो महिलाएँ जिनमें कि मेनोपॉज़ जल्दी आ गया है, मतलब कि जो एक तरह से पीरियड्स बंद होने वाली प्रोसेस होती है, जो लगभग 45-50 साल के आस-पास होती है, वो चीज़ अगर जल्दी ही आ गई है, मेनोपॉज़ जल्दी आ गया है, या वो लोग जिनके अंदर प्रेगनेंसी कभी भी जिन्होंने नहीं एक्सपीरियंस की है, उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होने के। ये भी देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे रिस्क कम हो जाता है महिलाओं में इस बीमारी के डेवलप होने का। इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं में जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसमें जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी हो या पीरियड्स हो, किसी भी इस तरह की जो भी एक फिजियोलॉजिकल चेंज होता है महिलाओं के शरीर में, तो उस टाइम पे जो भी हार्मोन्स हैं उनमें लेवल्स में चेंज होते हैं। तो ये चेंज किसी न किसी तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, और क्लिनिकल स्टडीज़ लगातार हो रही हैं। बहुत अलग-अलग तरह की रिसर्च हो रही है, जिससे कि फिर उम्मीद करते हैं कि धीरे-धीरे कुछ एक बहुत क्लियर पाथवेज़ समझ में आएँगे। अगली चीज़ आती है कि अगर जेनेटिक हिस्ट्री है, अगर फैमिली हिस्ट्री है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो फिर चांसेस ज़रूर बढ़ जाएँगे कि हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, मतलब कि माता-पिता या भाई-बहन, अगर उनमें से किसी को कभी भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो फिर चांसेस बढ़ जाएँगे कि 2 से 4 गुना चांसेस बल्कि नॉर्मल पॉपुलेशन के बजाय बढ़ जाएँगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। और अगर क्लोज़ फैमिली मेंबर नहीं भी है, अगर कोई दूर के भी रिश्तेदार हैं या कोई ऐसे फैमिली मेंबर हैं जो कि जनरेशन में पहले थे, तब भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के। तो मतलब इसमें जो है वो जीन्स का रोल इम्पोर्टेंट है, फैमिली हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। एक जीन होता है HLA-DRB1, तो जिन लोगों में ये वाला जीन है उनके अंदर लगभग 3 से 5 गुना चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि उनके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होगा। अगला रिस्क फैक्टर आता है स्मोकिंग का। तो जो लोग स्मोक करते हैं उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होगा। और इसमें इंटरेस्टिंग बातें और भी हैं कि जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं या लंबी ड्यूरेशन से जो लोग स्मोक कर रहे हैं, उनके अंदर चांसेस फिर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
लगभग आप समझिए स्मोकर्स में 2 से 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन के बजाय कि उनके अंदर ये वाली बीमारी डेवलप होगी। प्लस एक चीज़ और भी है इसमें एक फैक्ट कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं अगर उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो फिर देखा जाता है कि बीमारी थोड़ी-सी ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ती है, ज़्यादा जल्दी उसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने के चांस रहते हैं और रिस्पॉन्स भी कई सारे ऐसे पेशेंट्स में थोड़ा-सा कम अच्छा आता है। तो इसका मतलब है कि स्मोकिंग अपने आप में एक बहुत एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर है और ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। मतलब अगर हम चाहें तो स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग रोक दें। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये रिस्क फैक्टर जो है ये हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे ऐज में तो आप कुछ नहीं कर सकते, जेंडर में आप कुछ नहीं कर सकते, बट स्मोकिंग में आप कर सकते हैं। स्मोकिंग करने से बीमारी के चांस बढ़ते हैं, तो स्मोकिंग ना करें। अगली चीज़ है कि कुछ एक तरह के पॉल्यूटेंट्स का एक्सपोज़र जब होता है तब भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वातावरण में सिलिका ज़्यादा है, एस्बेस्टॉस ज़्यादा है, कुछ भी इस तरह की चीज़ है तो फिर चांसेस बढ़ जाएँगे। अब जो लोग काम करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या माइनिंग इंडस्ट्री वगैरह में, उनके अंदर फिर रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज़ उनका एक्सपोज़र रहता है हमेशा इस तरह की चीज़ों के साथ में। अच्छा, अगली चीज़ है कि कुछ एक इन्फेक्शंस इस तरह के होते हैं कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो गए हैं, तो फिर चांसेस बढ़ जाएँगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली बीमारी के डेवलप होने के। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि हमें लगता है कि इन्फेक्शन हुआ है, तो हमने इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स या कोई भी कोर्स कर लिया एंटीवायरल का, जिस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, तो वो अपने आप इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और उसके बाद फिर हम ठीक-ठाक रहेंगे। बहुत कम लोगों को पता है कि इन्फेक्शन होने की वजह से भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस व्यक्ति में डेवलप हो सकता है। कौन-कौन से इन्फेक्शंस में ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा देखे गए हैं? एक तो चीज़ ये होती है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो गया प्रोटियस नाम के बैक्टीरिया से, तब चांसेस ज़्यादा होते हैं। एप्स्टीन बार वायरस नाम का अगर इन्फेक्शन हो गया तब भी चांसेस बढ़ सकते हैं। माइकोप्लाज्मा नाम का जो एक बैक्टीरिया आप समझ सकते हैं, तो उसके इन्फेक्शन में भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ एक तरह की ना गम्स की बीमारियाँ होती हैं, मतलब कि मसूड़ों की बीमारियाँ होती हैं इन्फेक्शन वाली, उनमें भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। प्लस इसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं कि अगर किसी को आप सपोज़ करो हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हुआ है, उससे भी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली चीज़ ट्रिगर हो सकती है। चिकनगुनिया वायरस से भी हो सकती है, पार्वो वायरस से भी हो सकती है और एचआईवी वायरस के इन्फेक्शन से भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली चीज़ जो है ये ट्रिगर हो सकती है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिन लोगों में ये वाले इन्फेक्शंस कभी भी हुए हैं तो उनके अंदर ये पक्का है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो सपोज़ 10 लोगों को इन्फेक्शन हुआ है या 20 लोगों को हुआ है, तो चांसेस हैं कि उनमें से किसी एक को ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा। अब जैसे गम्स की बीमारी है, गम्स का मतलब कि हमारे मसूड़े, तो अगर उनके अंदर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उनमें स्वेलिंग है, रेडनेस है, जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, तो फिर देखा जाता है कि ऐसे पेशेंट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये एक जनरल बात है कि अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन हुआ है इस तरह का, जो मैंने ज़्यादा हाई रिस्क वाले नाम बताए आपको, तो उनमें चांसेस हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। अगली चीज़ आती है ओबेसिटी, मतलब कि शरीर का ज़रूरत से ज़्यादा वज़न होना। तो देखा जाता है कि जिन लोगों का बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा होता है, उन लोगों में, मतलब जिनमें ओबेसिटी ठीक-ठाक है, उन लोगों में चांसेस ये ज़्यादा हो जाते हैं कि उनके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होगा। लगभग डेढ़ गुना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, महिलाओं में स्पेशली। अब इसमें क्या है कि ओबेसिटी की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में ना बहुत विभिन्न-विभिन्न तरह के बदलाव हो रहे होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हमारी कोशिकाओं के अंदर सूजन बढ़ रही होती है। वो वाली सूजन जो कि एक तरह से कोशिकाओं के अंदर इंजरी होने की वजह से होती है। तो क्या होता है कि ये इसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इस इन्फ्लेमेशन के ट्रिगर होने से क्या होता है धीरे-धीरे कि फिर हमारा इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है और ये वाली बीमारी डेवलप हो सकती है। एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी ओबेसिटी के पेशेंट्स हैं, अगर उनमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है तो देखा जाता है कि उनमें वही जो स्मोकिंग में चीज़ थी वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है कि देखा जाता है कि बीमारी के सिम्पटम्स वगैरह बहुत ज़्यादा फ़ील होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब स्पीड बढ़ जाती है शरीर के अंदर डैमेज होने की, शरीर के अंदर ऑर्गन्स में कॉम्प्लिकेशंस वगैरह पैदा होने की स्पीड बढ़ जाती है, सीवियरिटी बढ़ जाती है, प्लस जो भी ट्रीटमेंट होता है, उस ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स भी देखा जाता है नॉर्मली कि इतना अच्छा नहीं आता। तो ओबेसिटी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपको अभी तक वीडियो मेरा समझ में आ रहा है, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं जो मेडिकल टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स से लगते हैं ना थोड़े से, उनको थोड़ा सिंपल करके बताऊँ और आपको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूँ जो मेडिकल साइंस के हिसाब से पूरी तरह से वैलिडेटेड है। कोई भी ऐसी चीज़ मैं आपको ना बताऊँ कि जो सिर्फ़ एक सेंसेशनल चीज़ हो लेकिन जिसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। तो मैं इस चैनल के ज़रिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको रियल मेडिकल नॉलेज ही देता हूँ। अच्छा, मैंने बात तो की थी आपसे भी कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो फीमेल्स में सेक्स हार्मोन होता है, उसके हाई लेवल पे देखा जाता है कि इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो सिमिलरली अगर जो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है, जो मेनली पुरुषों में पाया जाता है, अगर उसका लेवल कम है, तब भी साइंटिफिक स्टडीज़ में देखा गया है कि चांसेस बढ़ सकते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के।
तो जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है उन्हें भी थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखना है और अगर ऐसी चीज़ को डायग्नोज़ हुई है तो फिर एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगली चीज़ है स्ट्रेस मतलब तनाव या इमोशनल ट्रॉमा, एक ही चीज़ है। मतलब कि आप अगर भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा आप घायल हैं, बहुत ज़्यादा आप चोटिल हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ना, तब भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या होता है कि स्ट्रेस की कंडीशन में जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो थोड़ा अलग तरह से काम करना स्टार्ट कर देता है। तो कई बार इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। साइंटिफिक स्टडीज़ में ये वाली चीज़ देखी जाती है कि जिन लोगों को लाइफ में अभी कुछ बहुत ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ा है, कोई बहुत मेजर इवेंट हो गया लाइफ में, कोई बहुत ज़्यादा जिससे प्यार करते थे, कोई फैमिली मेंबर का लॉस हो गया या कोई बहुत ऐसी बीमारी हो गई है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा तनाव देने वाली है, दुःख देने वाली है, तो फिर उन लोगों में चांसेस देखा जाता है कि बढ़ जाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होने के। अगली चीज़ आती है कि जो हमारी डाइट है, जो हम खाते-पीते हैं, उसका भी एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट देखा जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है जिन लोगों की डाइट इतनी अच्छी नहीं होती। तो जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, जिस खाने में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स वगैरह हैं या बहुत ज़्यादा रेड मीट का सेवन करते हैं या बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मीठी ड्रिंक्स का जो शुगरी कार्बोनेटेड बेवरेजेस वगैरह होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह इन सब चीज़ों का, जो लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब जंक फूड खाते हैं और बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, उन लोगों में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं ये वाली चीज़ डेवलप होने की। देखा जाता है कि जो भी हम खाते-पीते हैं ना, उससे हमारे जो इंटेस्टाइन है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी पॉपुलेशन चेंज होती है। तो मतलब डिपेंड करता है कि अगर हम खाना इतना हेल्दी नहीं खा रहे हैं, तो जो हमारे अंदर गट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, कई अलग-अलग वैरायटी के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। गट के बैक्टीरिया को हम माइक्रोबायोम कहते हैं। तो अगर माइक्रोबायोम की क्वालिटी चेंज हो जाती है क्योंकि हम गलत खाना-पीना खा रहे हैं, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम कोई भी जंक फूड, प्रिजर्वेटिव वाला फूड, कलर्स वाला फूड, जो भी एक केमिकल्स वाले फूड, ये सब चीज़ें हम ना खाएँ, बल्कि हम नॉर्मल घर का बना हुआ या बाहर का बना भी लेकिन ठीक-ठाक जगह पे, साफ-सुथरी जगह पे बना हुआ जो पौष्टिक खाना होता है, जो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हो आप ताज़ा खाना होता है, जो कि नेचुरल इंग्रीडिएंट से बना होता है, मतलब प्राकृतिक चीज़ों से बना होता है, जिसमें मिलावट-विलावट नहीं होती किसी भी तरह के केमिकल्स की, ताकि उनका स्वाद बढ़ जाए या उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ऐसी चीज़ों का ही उपयोग करना चाहिए। अगली चीज़ है कि जिन लोगों के किसी भी जॉइंट में अगर कुछ चोट लगी है, कुछ भी इंजरी हुई है, आप सपोज़ करो फ्रैक्चर हुआ है या कि कुछ डिस्लोकेशन हो गया है या कि कोई लिगामेंट टियर वगैरह हो गया है, मतलब जोड़ों की अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो फिर उस जोड़ में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि उस जोड़ के अंदर इस चोट लगने की वजह से या इंजरी की वजह से फिर क्या है कि वहाँ पर सेल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन रहेगा और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से कई बारी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, वो वहीं पर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। अगली चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में क्या होता है कि कुछ एक जॉइंट्स में लगातार बार-बार स्ट्रेस बनी रहती है। तो उससे क्या होता है कि उन जॉइंट्स में रिपिटिटिव स्ट्रेस इंजरी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर मेहनत करने वाले लोग हैं, जिन्हें कि मतलब शारीरिक रूप से मेहनत करनी है, तो उन लोगों के अंदर क्या जो भी जोड़ है, जिस पे कि बार-बार इंजरी लग रही है, मतलब चाहे कम ही हो रहा हो लेकिन फिर भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके भी जो चोट है वो अ, ल आगे चल कर के एक बड़ा रूप ले लेती है। तो उन लोगों में जो भी एक जॉइंट अफ़ेक्ट हो रहा है बार-बार, किसी भी तरह की इंजरी से, चाहे वज़न उठाने से, चाहे मतलब किसी चीज़ को पुश करने से, चाहे जंप करने से, रनिंग करने से, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, उनमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिपिटिटिव स्ट्रेस इंजरी जिस भी जॉइंट में हो रही है, उस जॉइंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक चीज़ और भी है कि अब जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस पहले से है या जिन लोगों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनमें अगर किसी भी जॉइंट में चोट-वोट लग गई है, तो फिर इस जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होना जो है वो बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि इस वाले जॉइंट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होगा। अगली चीज़ है कि अगर किसी को भी कोई हिस्ट्री है ऑटो इम्यून बीमारी की, मतलब अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई इम्यून सिस्टम की बीमारी इस तरह की है कि जिसमें इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं वो अपने शरीर की कोशिकाओं को ही डैमेज कर रही हैं, जिसे हम ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति में चांसेस बढ़ जाएँगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी डेवलप होने के। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटो इम्यून सिस्टम की जो बीमारियाँ होती हैं, ये बहुत अलग-अलग तरह की होती हैं, बहुत अलग-अलग नामों की होती हैं। तो जो भी बीमारी है उसके हिसाब से उसके अंदर सिम्पटम्स वगैरह आते हैं, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये भी अपने आप में एक ऑटो इम्यून बीमारी हुई। जैसे कि ल्यूपस है, ये भी अपने आप में एक ऑटो इम्यून बीमारी हुई। जैसे कि हाशिमोटोज़ डिसीज़ है थायरॉइड की, ये भी अपने आप में एक ऑटो इम्यून बीमारी हुई। तो कहने का मतलब जिन लोगों में पहले से कोई ऑटो इम्यून बीमारी है, उनके अंदर फिर चांसेस डेफिनिटली बढ़ जाएँगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। अगली चीज़ आती है कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है किसी के अंदर, अगर विटामिन डी का लेवल
कम है हमारे शरीर में, तब भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं नॉर्मल से कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी का बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अलग-अलग सिस्टम्स पे फंक्शन होता है। तो इम्यून सिस्टम की सेल्स भी अपना काम ठीक से करें, इसके लिए भी विटामिन डी का ठीक-ठाक लेवल में होना इम्पोर्टेंट है, रेंज में होना इम्पोर्टेंट है। तो अगर बहुत कम लेवल है, चांसेस बढ़ जाएँगे। अगर बाकी रिस्क फैक्टर्स भी कोई न कोई फिट हो रहे हैं, फिर तो चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। तो मुझे लगता है मैंने आपके साथ काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, और मोटी-मोटी बात यही है कि अगर इन सारी चीज़ों में से कोई भी चीज़ फिट बैठती है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें फिट बैठती हैं, तो चांसेस फिर आप समझते हैं कि उसी तरह से और भी ज़्यादा होते जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें मॉडिफाइबल हैं, हमें उन्हें जो है उनका ध्यान रखना है। जैसे कि हमें अपना वज़न नियंत्रण में रखना है, और हमें जैसे विटामिन डी का लेवल ठीक होना चाहिए, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, हमें अपने जॉइंट्स में बार-बार इंजरी-विंजरी ना लगे, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो बस यही है कि आप देख कर के चलें कि जो भी इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर वो किसी में हैं, तो आप उन्हें थोड़ा-सा आगाह कर सकते हैं कि अगर जॉइंट में कोई पेन हो रहा है, स्वेलिंग वगैरह आ रही है, तो उस चीज़ को वो नज़रअंदाज ना करें। एक बार डॉक्टर के साथ मिल लें जाकर के, ताकि ठीक से चीज़ जो है वो समझ में आ जाए, डायग्नोज़ हो जाए।